उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोग एक बस में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इसकी शुरुआत तब हुई जब उस बस की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के वक्त बस की रफ्तार तेज थी, जिसके बाद आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले से बस की सभी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इसके अलावा लोगों ने उसके ड्राइवर को भी बुरी तरह से पीटा। हालांकि इस तोड़फोड़ से पहले बस में सवार सभी लोग आनन फानन में बाहर निकल आए। आराम से। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और इस हंगामे को शांत कराया। बीच सड़क पर बस को निशाना बनाए जाने से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, जिसके बाद बीच रास्ते में खड़ी बस को धक्का देकर कुछ लोग किनारे करते दिखाई दिए। सौभाग्य की बात है कि सड़कों पर रफ्तार की होड़ हर साल 1.5 लाख लोगों की जान लेकर भी थम नहीं रही। हम लोग ही मरते हैं और हम लोग ही मारते भी हैं। फिर भी न तो गाड़ी चलाने के लिए रफ्तार की तय सीमा को मानते हैं और न ही ट्रैफिक के नियम। मुरादाबाद में जिस लड़की की मौत हादसे में हुई, ये तय है। इसमें गलती किसकी थी, ये पहेली उलझ गई है। रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि लड़की जिस मोटरसाइकिल पर बैठी थी उसने बस को ओवरटेक किया और सामने से आ रहे मोटरसाइकिल से टकराने के बाद लड़की गिरी। तब तक बस ड्राइवर के पास ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं था। लोगों की पिटाई से घायल बस ड्राइवर की हालत भी गंभीर बताई जा रही। दिल्ली के गांधीनगर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रिहायशी इलाके में मौजूद कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह तो पता नहीं चल पाई, लेकिन जिस तरह आग ने कुछ ही देर में 3 मंजिला इस इमारत को अपनी जद में लिया, वो काफी खौफनाक था। इमारत की खिड़कियों से धुआं उठता देखकर इलाके के लोग कुछ पल के लिए सहम गए, लेकिन वक्त रहते दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और इन हालात पर काबू पाने में जुट गईं, जिसके लिए उन्हें उस गोदाम के बगल में मौजूद मकान के जरिए आग बुझाने का काम करना पड़ा। एक दीवार को कुछ जगहों से तोड़ना तक पड़ा। सीढ़ी की मदद से भी इस भीषण आग को बुझाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें और दमकल कर्मी खतरा उठाते हुए उस आग पर कंट्रोल करने के लिए ऊपर देखने जा रहे हैं। रिहायशी इलाका होने की वजह से इमारत के पास से बिजली के कई तार भी गुजर रहे थे, जिस वजह से खतरा बढ़ गया। 3 मंजिलों में आ गए सर। किस चीज की फैक्ट्री? लेकिन कपड़े के इस गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने जी जान लगा दी। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें आग को बुझाने में कामयाबी मिली, लेकिन तब तक उस गोदाम के मालिक का काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली का गांधीनगर रेडीमेड कपड़ों का देश के सबसे बड़ा बाजारों में एक है, जहां आग लगने की घटनाएं पहले भी हुई। ज्यादातर मामलों में आग लगने की वजह बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट ही होती। बताया गया कि इस बार वहां रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी। वहां कपड़ों का ढेर था, जिसकी वजह से आग बुझाने में वक्त लगा। गनीमत यह रही कि आसपास की दुकानें और लोगों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में दूसरे चरण के मतदान से पहले कई जिंदा बम बरामद किए गए, जिसके बाद नंदीग्राम की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिंदा बम मिलने के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी नंदीग्राम की सीमाओं पर मुस्तैद हो गए और नंदीग्राम में दाखिल होने वाली हर एक गाड़ी को रोक उसकी तलाशी ली गई। नंदीग्राम की सभी सीमाओं पर जवानों की तादाद बढ़ा दी गई, ताकि 1 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कोई शख्स बाहर से आकर वहां गड़बड़ न कर सके। वहां तैनात सभी जवान इस कदर मुस्तैद नजर आए कि पूरी तसल्ली किए बिना उन्होंने किसी को भी नंदीग्राम में नहीं घुसने दिया। ई रिक्शा को चेक किया जाएगा, बाकायदा पूछे जा रहा है कि इस बैग में क्या है। यहाँ पर खोल के दिखाइए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस का एक जवान तलाशी अभियान का वीडियो बनाता भी नजर आया। दूसरे चरण के मतदान से पहले ये सख्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर के पाताशपुर इलाके में सड़क के किनारे 12 जिंदा बम बरामद किए गए। इसके अलावा दुर्गापुर में भी एक बड़े डिब्बे के अंदर छिपाए गए कई बम पुलिस के हाथ लगे। और दूसरे चरण के चुनाव में हिंसा की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। दूसरे चरण में सबकी नजर नंदीग्राम की सीट पर टिकी है और पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग भी नंदीग्राम पर नजर बनाए हुए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की सबसे ज्यादा टुकड़ियां भी वहीं तैनात की गई। नंदीग्राम में केंद्रीय सुरक्षा बल के करीब 1600 जवान तैनात किए गए और एहतियात के तौर पर वहां धारा 144 भी लागू कर दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि चुनावों को हम लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं, लेकिन वोट की ताकत दिखाने के बजाय अगर कुछ लोग बम और बंदूक आजमाने की कोशिश करेंगे तो मतदान उत्सव नहीं, दहशत के साए में ही होगा। नंदीग्राम के पास जिस पटाशपुर में बम मिले, वहां पहले चरण में वोटिंग से ठीक पहले भी बम धमाका हुआ था। हम लोगों के पास अब मौका है कि हर डर को दिल से निकालकर वोट करने जाएं और उन लोगों को सबक सिखाएं जिनकी वजह से नंदीग्राम और दूसरे इलाकों को अर्धसैनिक बल की छावनी में तब्दील करने की नौबत आई। ट्रेनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की तरफ से पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी ट्रेनों में मौजूद चार्जिंग पॉइंट को रात में बंद करने के साथ ही जागरूकता के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है।
और इस मुहिम में रेलवे सुरक्षा बल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में आरपीएफ के अधिकारी सभी ट्रेनों में जाकर न सिर्फ लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने ट्रेनों में मौजूद सभी सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की। इसके साथ ही यात्रियों को हिदायत दी गई कि वो अपने साथ ऐसा कोई भी सामान न ले जाएं जिसमें कि आग लगने की संभावना हो। अवेयर करते हैं इस संबंध में कि आप लोग कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर के ना चले। बताया गया कि हाल के दिनों में ट्रेनों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं चार्जिंग पॉइंट की वजह से हुई। इस परेशानी से भी निपटने का रास्ता रेलवे ने ढूंढ निकाला। रात के समय में ट्रेनों में जो चार्जिंग पॉइंट होता है, उस चार्जिंग पॉइंट को बंद करने का फैसला किया गया है। इस अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल के जवान आग लगने की घटना होने पर उसे तुरंत बुझाने का अभ्यास करते भी नजर आए। सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपनी सहूलियत का नाजायज फायदा उठाने के चक्कर में किसी भी सिस्टम का सत्यानाश कर देते हैं। ट्रेन के डिब्बों में चार्जिंग पॉइंट भी हमारी सुविधा के लिए लगे, जिनमें मोबाइल फोन और लैपटॉप लगाकर हम भूल जाते हैं कि चार्जर की तार ढीली होने पर उसमें चिंगारी भी निकलती है। रेलवे अधिकारियों को हम लोगों की इस जानलेवा लापरवाही का अंदाजा 7 साल पहले ही हो गया था। इस बार मार्च में ट्रेनों में आग लगने की 2.5 दर्जन घटनाएं सामने आईं तो रात में चार्जिंग पॉइंट को बंद करने का फैसला करना पड़ा। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म का कड़कनाथ मुर्गा रांची के बाजारों में बिक्री के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई। धोनी रांची के अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के साथ कड़कनाथ मुर्गे भी पाल रहे हैं, जिसे बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा दिया गया। बाजार में आते ही इन मुर्गों को खरीदने के लिए लोग जुटने लगे। सामान्य मुर्गे जहां 200 रुपए प्रति किलो तक मिल जाते हैं, तो वहीं काले रंग के इस कड़कनाथ मुर्गे की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई। दुकानदार ने बताया कि महंगा होने के बावजूद लोग इन मुर्गों को खरीद रहे हैं। बाजार में रिस्पांस काफी अच्छा है, ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए हैं। यही नहीं, कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे भी बिक्री के लिए रखे गए। अंडों की कीमत भी साधारण अंडों से कई गुना ज्यादा है। साधारण अंडे जहां 6 से 7 रुपए के मिल जाते हैं, तो वहीं कड़कनाथ का एक अंडा 35 रुपए का बिक रहा है। वहां कई लोग तो ऐसे भी थे जो सिर्फ धोनी के फार्म का मुर्गा देखने ही दुकान पहुंचे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के झाबुआ का ये मुर्गा दूसरे मुर्गों से काफी अलग है। यही नहीं, धोनी का नाम जुड़ने के बाद से ये सुर्खियों में भी आ गया। जानकारी के मुताबिक कई तरह के गुणों से भरपूर कड़कनाथ सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसका रंग भी काला होता है। यही नहीं, इसमें दूसरे मुर्गों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जबकि फैट काफी कम होता है। इस वजह से डायबिटीज या दिल के मरीज भी इसे खा सकते हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि कड़कनाथ मुर्गे को झाबुआ की पहचान माना जाता है। झाबुआ को कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई शहरों में अब कड़कनाथ मुर्गे पाले और बेचे जा रहे हैं। रांची में भी इन मुर्गों की कई दुकानें हैं, लेकिन काले रंग के इन मुर्गों के साथ जब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ा, तो लोग उन मुर्गों को देखने और मुंह मांगे दाम पर खरीदने के लिए उमड़ पड़े। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शारदा नदी में डूब रहे 4 लोगों को आसपास के लोगों ने जान पर खेलकर बचा लिया। बताया गया कि इन लोगों को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गए, लेकिन जल्दी ही वो पानी में डूबने लगे। इनकी चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग एक नाव लेकर पहुंचे और उनको निकालने की कोशिश शुरू कर दी। डूब रहे लोगों ने नदी पर बने पॉन्टून पुल की रस्सी पकड़ रखी थी और किसी तरह अपने आप को पानी के ऊपर रखे हुए थे। बच गए हो तुम, कोई टेंशन नहीं। कुछ ही देर में एक एक कर 3 लोगों को नाव पर चढ़ा लिया गया। इस दौरान बचाव में जुटे लोग उन्हें सलाह देते हुए भी नजर आए। जब तैरना नहीं जानते तो इतने पानी में नहीं कूदना है ना। चौथा आदमी बहकर कुछ दूर निकल गया था, हालांकि बाद में उसे भी बचा लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि शौक और सनक में थोड़ा फर्क होता है। नदी में नहाने का शौक बुरा नहीं है, लेकिन तैरना ना आए और गहरे पानी में डुबकी लगाने का शौक चढ़े तो ये सनक जान भी ले सकती। पीलीभीत में यही हुआ। बताया गया कि 4 युवक एक गुरुद्वारे में सेवा करके लौट रहे थे। रास्ते में नदी दिखी तो घाट से काफी दूर नहाने चले गए। घाट पर मौजूद नाविक ने देखा नहीं होता तो चारों लोगों को उनकी सनक ले डूबती। 1 अप्रैल यानी कल से दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ 50 मिनट में तय हो सकेगा, क्योंकि सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोलने की मंजूरी दे दी। अभी दिल्ली से मेरठ जाने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खुलेगा, घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाएगी। इससे पहले इस एक्सप्रेसवे का फायदा केवल दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों को मिल रहा था, क्योंकि इसे केवल दिल्ली के सराय काले खां से यूपी गेट तक खोला गया था। लेकिन अब इसकी दिल्ली से मेरठ तक औपचारिक शुरुआत होने वाली है। NHAI का यही कहना है कि इस 60 किलोमीटर की दूरी को महज 50 मिनट में तय किया जा सकेगा। फिलहाल कुछ दिनों तक लोगों को इस एक्सप्रेसवे पर कोई टोल नहीं देना होगा,
लेकिन जैसे ही इससे जुड़े प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिली, टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। खास बात यह कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर चलती गाड़ी से टोल कट जाएगा, और यह मुमकिन होगा वहां लगे हाई सेंसिटिव कैमरों की वजह से, जिन्हें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम के तहत लगाया गया। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की तरह से हम लोग इसको टोल कलेक्शन करेंगे, पब्लिक को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। इन कैमरों से केवल टोल ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनकी नजर गाड़ियों की रफ्तार पर भी होगी, जिसके लिए हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI ने अपने प्रस्ताव में नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक 14 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के सराय काले खां से यूपी गेट तक गाड़ियों की स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, जबकि यूपी गेट से मेरठ तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर रफ्तार इससे ज्यादा हुई तो जुर्माना लगेगा, जिसके लिए इस एक्सप्रेसवे पर करीब 200 कैमरे लगाए गए, जो गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगाने के साथ साथ टोल वसूली भी करेंगे, क्योंकि जैसे ही गाड़ी एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी, कैमरे में गाड़ी का नंबर कैद हो जाएगा, जिसके बाद गाड़ी की दोनों ओर से ली गई फोटो के आधार पर चलती गाड़ी से टोल कट जाएगा। टोल की दरें तय करने के लिए NHAI ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। खबर है कि इस प्रस्ताव में दिल्ली से मेरठ तक का टोल 125 से 150 रुपए तक हो सकता है। सबसे अहम बात यह कि इस एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां से यूपी गेट तक का भी टोल चुकाना पड़ेगा, जहां आपके एंट्री करने और बाहर निकलने पर कैमरे से नजर रखी जाएगी और उसी हिसाब से आपको टोल देना होगा। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा 22 साल पहले शुरू हुई। कई साल तक इसी विवाद में काम शुरू नहीं हुआ कि एक्सप्रेसवे बनाने की जिम्मेदारी यूपी सरकार के पास रहेगी या NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद यह विवाद सुलझा और NHAI ने 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ तक 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया। निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी 2018 में हो गया। कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से एक्सप्रेसवे बनने में देरी हुई, लेकिन अब रास्ता खुलने में कोई अड़चन नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसके लिए एक चिट्ठी लिखी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और लिखा कि सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल बीजेपी के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं और चुनी हुई सरकार के कामकाज में रोड़े अटका रहे हैं। चिट्ठी में विपक्षी पार्टियों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ CBI और ED जैसे केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया और दावा किया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनके हिस्से का फंड देने में जानबूझकर केंद्र सरकार देरी करती है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को कामकाज में परेशानी उठानी पड़ती। ममता बनर्जी ने केंद्र और राज्यों के बीच पुल का काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों को कमजोर करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया। ममता बनर्जी ने लिखा कि विपक्ष के नेताओं से केंद्र सरकार के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं जितने आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुए, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। अपनी इस चिट्ठी के अंत में ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के बाद सभी पार्टियों के नेताओं से इन मुद्दों पर चर्चा करने और आगे का प्लान तैयार करने का सुझाव दिया है। लेकिन बीजेपी ने इस चिट्ठी के सामने आते ही ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी ने ममता बनर्जी को पिछली बार विपक्ष को एक करने की कोशिश की याद ताजा करा दी। इन लोगों ने, ममता जी ने और सारे लोग जो है वो हाथ में हाथ मिला करके और इसी पश्चिम बंगाल की धरती पे मोदी जी के खिलाफ मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। क्या हुआ उसके बाद? मेरे दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा और सब जो है अलग अलग रास्ते पे चल दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि अदालत ने ऑपरेशन कमल के मामले में येडियुरप्पा के खिलाफ जांच की इजाजत दे दी, क्योंकि बीजेपी नेता पर कांग्रेस और JDS सरकार को गिराने का आरोप लगा था और इसी मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो भी लीक हुआ था। इसी कथित ऑडियो के आधार पर दावा किया गया था कि येडियुरप्पा ने विरोधी खेमे के एक विधायक के बेटे को मनाने की कोशिश की थी ताकि वो अपने पिता को विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए राजी कर ले। साल 2019 में कांग्रेस JDS सरकार की मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब गठबंधन के 15 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद कुमारस्वामी कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। इसी के बाद BS येडियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ था। इशरत जहां मामले में मुठभेड़ को अहमदाबाद की CBI कोर्ट ने फर्जी मानने से इनकार कर दिया। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि पुलिस ने खुफिया विभाग की जानकारी के आधार पर ही यह कार्रवाई की थी। ऐसे में इसे फर्जी मानने की कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि कोर्ट ने यह माना कि खुफिया विभाग के इनपुट में इशरत के आतंकी होने की सूचना थी। यही नहीं, फैसले में अमेरिकी एजेंसियों की जांच का भी जिक्र है, जिसमें इशरत जहां के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की बात थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों को भी बरी कर दिया, जिनमें JL सिंघल, तरुण बरोड और
अनुज चौधरी शामिल हैं। कोर्ट ने इन पर लगे सभी आरोप भी खारिज कर दिए। 19 साल की इशरत जहां 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारी गई थी। आज की तारीख में ये केस में कोई भी एक्यूज नहीं है क्योंकि सैंक्शन नहीं मिला है और डिनाई हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इससे पहले अदालत ने उन्हें फटकारा। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि फैसला सुरक्षित रखने से पहले अदालत ने परमबीर सिंह की याचिका पर सवाल उठाए और फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि बिना एफआईआर के वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि पहले पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, तब अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अदालत ने सारी बातें दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहीं, क्योंकि सुनवाई के दौरान परमबीर के वकील ने दलील दी कि यह मामला गंभीर है और आरोप भी बड़े लोगों पर लग रहे हैं, इसलिए इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी को दे देनी चाहिए। जबकि राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका को बेबुनियाद बताया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।